फ्रेंड्स, आज मैं आपसे रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी आपको जमा करना है उस संबंध में बात करने जा रहा हूँ। ये रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें बहुत थोड़े से डिफरेंसेस हैं। काम एक ही है कि आपको यदि बीएससी की डिग्री लेना है तो भी इसमें से कोई जमा करना होगा, एमएससी की डिग्री लेना है तो भी इसमें से आपको कोई ना कोई डिसर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्म में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जमा करनी होगी। तो इस संबंध में सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए गए हैं वो क्या अंतर है और क्या क्या मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसको जमा करने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको जानना पड़ेगा, वो आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, बीए के हों, बीएससी के हों, एमएससी के हों या रिसर्च ही क्यों ना कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, हर जगह इन बेसिक पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस संबंध में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले हम देख लें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो शोध परियोजना या रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पेज पे डिस्कस किया गया है उसमें लिखा क्या गया है। तो जो भी स्नातक या स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स हैं, यूजी या पीजी के स्टूडेंट्स हैं, वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों, जिनके ऊपर भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होती है, उन सभी को कोई ना कोई डिसर्टेशन के रूप में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में आपको जमा करना होगा यदि आपको डिग्री हासिल करनी है तो, जो कि 3 साल बाद या 5 साल बाद, एमएससी कर रहे हो तो 5 साल बाद मिलेगी, या चौथे वर्ष वाली बीएससी कर रहे हो तो वहां भी इसके लिए जमा करना होगा। अब इसको कब जमा करना है? तो वो विद्यार्थी जो कि यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तीसरे वर्ष में से कोई 2 सब्जेक्ट्स जो आपने लिए हैं, उन 2 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट पर, एक विषय पर आपको 5वें और 6वें सेमेस्टर में आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित किसी टॉपिक पे यह काम करना होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट से संबंधित ही आप टॉपिक चूज करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह भी दिया गया है कि आप चाहें तो आप इंटरडिसिप्लिनरी वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये शब्द है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी वर्क यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी से मतलब है कि यदि कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है तो वो बॉटनी का, फिजिक्स का या एंशिएंट हिस्ट्री का, उससे उसका वर्क को रिलेट करते हुए उस सब्जेक्ट से भी टॉपिक्स को चूज कर सकता है जो आपसे भी संबंधित हो। दूसरा, ये आपको छूट दी गई है कि आप इसमें कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप ले करके उसकी रिपोर्ट आप जमा कर सकते हैं या कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई बॉटनी का स्टूडेंट है तो वो किसी फार्मा कंपनी में, आयुर्वेद की या जहाँ पर भी प्लांट से मेडिसिन तैयार की जाती हो, वहाँ पे वो जा करके कुछ समय काम कर ले और वहाँ से वो जो भी सीखा है उस संबंध में वो अपना एक्सपीरियंस रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। जूलॉजी का स्टूडेंट है तो कहीं एनबीएफजीआर, नेशनल फिश जेनेटिक रिसोर्सेज या किसी दूसरे लैब में जा करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की वो ट्रेनिंग कर सकता है, या किसी फार्मा कंपनी में वह भी जा सकता है, या किसी ऐसे इंडस्ट्री में जिस जहाँ पे कि एनिमल की प्रोसेसिंग होती हो वहां पर जा करके वो ट्रेनिंग ले सकता है और उसकी रिपोर्ट जमा कर सकता है, या आप सर्वे वर्क भी कोई कर सकते हैं। ये सर्वे वर्क मेनली इस्तेमाल में आएगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए या कॉमर्स के या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किसी भी चीज का, जैसे किस दुकान पे कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा डिमांड में है, या किसी मॉल में आप चले गए और वहां पे सबसे ज्यादा किस क्लास के लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, क्या गरीब तबका आ रहा है या क्या केवल एफ्लुएंट क्लास आ रहा है। यदि वो जूलॉजी का स्टूडेंट है तो किसी एरिया में
कौन कौन सी फिशेज मिल रही हैं, कौन कौन से बर्ड्स मिल रहे हैं, कितने अमाउंट में मिल रहे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सीजनल वेरिएशन तो नहीं है, इस आधार पे सर्वे वर्क कर सकते हैं। बॉटनी का स्टूडेंट है तो किसी एरिया में कितने पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ स्वतः उगे हैं या लगाए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उनका एनवायरनमेंट से लिंकेज किस प्रकार का है। तो इस तरीके से सर्वे वर्क पे भी आप रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन डेप्थ रिसर्च करें तभी जमा करें। फिर शोध परियोजना की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम एक सुपरवाइजर आपको लेना पड़ेगा, जिसके निर्देशन में आप अपना ये पूरा शोध परियोजना करेंगे। यदि आप किसी इंडस्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग लेना जाएंगे तो उस स्थिति में उस इंडस्ट्री का कोई अधिकारी को सुपरवाइजर बनेगा, जो कि ये प्रूव करेगा कि हाँ आपने यहाँ पर आकर के काम किया है। कि किसी शोध संस्थान में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी एक को सुपरवाइजर नियुक्त होगा। अब विद्यार्थी के वर्ष के अंत में ही ये रिपोर्ट जमा करना, भले ही काम हो 5वें सेमेस्टर में ही शुरू कर दे, या यदि वो एमएससी एमए का स्टूडेंट है तो वो 7वें सेमेस्टर से ही शुरू कर सकता है। तो 7वें सेमेस्टर से शुरू करने वाला एक 8वें सेमेस्टर में पहुंचने पे अपनी रिपोर्ट जमा करेगा, और यदि वो रिसर्च प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता है तो वो सीधे जाकर के 10वें सेमेस्टर में वो अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। और ये पूरा काम वो चाहे बीएससी का हो एमएससी का हो, 100 अंकों में इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब बीएससी और एमएससी के डिसर्टेशन वर्क में थोड़ा सा अंतर है मार्किंग सिस्टम में। वो ये कि यदि बीएससी का स्टूडेंट वर्क कर रहा है तो उसके शोध प्रोजेक्ट पे, रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी वो जमा करेगा उसका होगा तो 100 मार्क्स का ही, उस पे ग्रेड भी दिया जाएगा। ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे। जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें बीएससी के स्टूडेंट्स या बीए के स्टूडेंट्स का ग्रेड अंकित किया जाएगा, लेकिन उनके सीजीपीए में, यानी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कैलकुलेशन होगा, वहां पे उसको नहीं जोड़ा जाएगा। यदि बीएससी का स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है, उस स्थिति में उसके टोटल मार्क्स परसेंटेज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट में उस पर ग्रेड जरूर अंकित होगा। यदि वो एमएससी का स्टूडेंट है या वो बीएससी के स्टूडेंट जो कि शोध सहित बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, मींस बीए और यूजी विद रिसर्च जो करेंगे, यानी 4 साल तक की जो बीएससी बीए करेंगे, उनके लिए ये है कि जैसे स्नातकोत्तर एमए एमएससी कर रहे हैं, इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए एक तो ग्रेडिंग भी की जाएगी और दूसरा उनके सीजीपीए में भी इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को भी प्रभावित करेगा। तो एमएससी और बीएससी 4 ईयर के स्टूडेंट में तो ये परसेंटेज में जोड़ा जाएगा, सीजीपीए में जोड़ा जाएगा, लेकिन जो बीएससी 3 साल का कर रहे हैं उनको केवल ग्रेड दिया जाएगा, उनके सीजीपीए में इसके नंबर नहीं जुटेंगे। तो मेन बातें क्या हुई कि ये वर्क इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहीं आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या कोई सर्वे वर्क कर सकते हैं, या आपके जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उस पर आप सीधे सीधे लेकर के कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये 100 अंकों में टोटल वर्क आपका इवेल्युएट किया जाएगा। तीसरी बात कि बीएससी 3 वर्षीय, बीए 3 वर्षीय के जो स्टूडेंट होंगे उनको केवल ग्रेड दिया जाएगा, सीजीपीए में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि बीएससी बीए जो 4 ईयर के हैं उनमें ग्रेड भी दिया जाएगा और उनके सीजीपीए में भी इसको जोड़ा जाएगा। तो बीएससी 4 ईयर और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये विशिष्ट सूचना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने थोड़ा सा डिफरेंस किया है इसमें, जैसे कि जो एनईपी 2020 है उसमें ये कहा गया कि सुपरवाइजर भी इसका इवेल्युएशन करेंगे और बाह्य परीक्षक भी इवेल्युएट करेंगे, जो दोनों के द्वारा आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने थोड़ा सा इसमें आपको छूट दिया है कि यदि आप
सुपरवाइजर है तो उस स्थिति में सुपरवाइजर ही इसका इवैल्यूएशन करेगा, बाह्य परीक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ा गया है कि यदि आप प्रोजेक्ट वर्क जमा करते हैं उस स्थिति में कम से कम आपको 55 मार्क्स तो अवश्य प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम जो नंबर दिए जा सकते हैं वो 85 मार्क्स, मतलब 55 से लेके 85 के बीच में मार्किंग होनी है यदि आप प्रोजेक्ट वर्क को जमा कर रहे हैं। अब बाय द वे किसी सुपरवाइजर को या किसी स्टूडेंट को इससे भी ज्यादा नंबर चाहिए तो दिया तो जा सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में आपको विशेष अभियुक्ति अंकित करनी होगी, यानी कि एक रिपोर्ट जमा करना होगा कि क्यों इतने ज्यादा नंबर दिए गए। 100 में 100 भी दिए जा सकते हैं बशर्ते कि आपने उस प्रोजेक्ट वर्क को यूजीसी केयर लिस्ट में, यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल में उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करा दिया हो तो 100 में 100 भी दिए जा सकते हैं। उसके लिए टोटल 25 नंबर ये रखे गए हैं। 25 नंबर उस जो जितना भी नंबर पाए उसमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऑन द टोटल ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग समझे कि कौन कौन से नियम इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। अब हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए, इस डिसर्टेशन वर्क को जमा करने के लिए बेसिक, आपके रिपोर्ट में बेसिक कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप रिपोर्ट तैयार करने लगेंगे ऐसी स्थिति में जो आपकी रिपोर्ट में पहला चीज होगा वो होगा रिपोर्ट का कवर। रिपोर्ट के कवर में ये मिनिमम चीजें आपको देनी पड़ेंगी कि सबसे पहले आपको टॉपिक अपना लिखना होगा, फिर जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हैं वहां का मोनोग्राम होना चाहिए, फिर आप किस लिए इस टॉपिक पे काम अपना जमा कर रहे हैं तो डिसर्टेशन सबमिटेड टू, जिस यूनिवर्सिटी में हैं आप वहाँ के यूनिवर्सिटी का नाम, फॉर द डिग्री ऑफ, यदि आप एमएससी के लिए डिग्री कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन बॉटनी, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन इकोनॉमिक्स, ऐसे आपको ये लिखना होगा। फिर ईयर लिखना होगा, फिर अपना नाम लिखना होगा। तो ये तो हो गया आपका मेन फ्रंट, जो भी यदि आप बाइंडिंग करा रहे हैं या आप स्पाइरल बाइंडिंग करा रहे हैं तो जो फ्रंट पेज जो कलर्ड होना चाहिए उसको आप इससे करेंगे। उसके बाद ठीक उसके अंदर जो मेन कवर पेज खोलने के बाद जो कवर पेज लगा होगा उसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टॉपिक लिखा होगा, यदि वो थीसिस है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो कुछ भी है, फिर वो किस लिए है, यदि पीएचडी के लिए तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बॉटनी, यदि वो एमएससी के लिए है तो एमएससी इन जो भी सब्जेक्ट है, यदि वो एमए के लिए है तो एमए इन सोशियोलॉजी या समथिंग, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, बाय किसने वो रिपोर्ट जमा करी, और डिपार्टमेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है जहां आप ये जमा कर रहे हो उसका एड्रेस। अब नेक्स्ट थिंग आता है कि जस्ट उसके बाद कवर और कवर पेज के बाद अब आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाएगा कि ये यहाँ पे सुपरवाइजर ना हो करके स्टूडेंट होगा। सर्टिफिकेट स्टूडेंट के द्वारा दिया जाएगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई एम सबमिटिंग। एक दूसरी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ गाइडेंस सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द माय सुपरवाइजर, दिस इज माय ओरिजिनल पीस ऑफ रिसर्च वर्क। आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि ये मैंने काम किया है और मेरे द्वारा किया गया है। ये वर्क कहीं और किसी और काम के लिए न तो पब्लिश किया गया है न तो जमा किया गया है। ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नेक्स्ट पेज पे फिर आता है सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर प्रूफ करेगा कि ये स्टूडेंट मेरे अंडर में ये वर्क खुद से किया है।
और जहां पर भी किया गया उस जगह का स्थान भी दिया जा सकता है। मतलब आप और आपके सुपरवाइजर द्वारा, दोनों द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा कि ये वर्क स्टूडेंट के द्वारा किया गया है और ये ओरिजिनल वर्क है, इसमें कहीं और से कॉपी या पेस्ट नहीं किया गया है। ये सुपरवाइजर का एक दूसरा एग्जाम्पल है कि सुपरवाइजर सर्टिफाई कर रहा है कि ये वर्क स्टूडेंट ने खुद अपने द्वारा किया है और लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्नॉलेजमेंट। इस पेज पर आप धन्यवाद देते हैं कि आपके पूरे रिसर्च के दौरान, पूरे प्रोजेक्ट वर्क के दौरान किस किस ने आपकी मदद करी है। सबसे पहले तो आपका गाइड सुपरवाइजर ने मदद करी है, फिर उस लैब के या उस डिपार्टमेंट के बहुत सारे दूसरे लोग होंगे, क्लर्कल स्टाफ हो सकता है, चपरासी हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। यदि को सुपरवाइजर है तो उसका भी नाम, हर हर व्यक्ति का जो भी उससे जुटा हुआ है या जिसकी भी आपने मदद उस दौरान ली है, सबका आप धन्यवाद यहाँ ज्ञापित करेंगे एक्नॉलेजमेंट में, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे कि कौन एक्नॉलेजमेंट ये दे रहा है। इसी तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें नाम मैंने जानबूझ के हटा दिया है ताकि आप अपना नाम फीड कर सके। इसको आप यूज कर सकते हैं कि धन्यवाद देने के लिए कैसे कैसे वर्ड्स और किसको किसको आपको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अब एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स या कंटेंट। मींस कि इसे कैसे आपने टोटल अपने थीसिस को, अपने प्रोजेक्ट वर्क को, अपने डिसर्टेशन वर्क को किस लाइन में अरेंज किया है। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंट वर्क, और साथ में पेज नंबर आप लिखते जाएंगे कि किस पेज पर क्या चीजें आपने अरेंज कर रखी हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं कंटेंट का दे रहा हूं कि इसमें पहले वाले में तो इंट्रोडक्शन से शुरू किया गया है, दूसरे वाले में आपको डिक्लेरेशन, जो सर्टिफिकेट आपने दिया, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, जनरल देने के बाद आप सारी चीजों को फिर से आप पेज वाइज अरेंज करेंगे। तो कंटेंट आप किसी भी बुक से कहीं से भी आप देख सकते हैं कि कंटेंट में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए आपको किस किस मेन हेडिंग्स को टच करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके वर्क में इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके वर्क का। मींस किसे आप किस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही कोई आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ऐसा, आपको वर्क को ऐसा दिखाना होगा कि उसमें किसी की इंटरेस्ट जागृत हो जाए, कि इसको और आगे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें या कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य या कोई इंटरेस्टिंग वर्क किया गया है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से आप लिखेंगे। इसमें आप अपने वर्क को सुपरफिशियली समझाएंगे कि आप ये वर्क क्यों कर रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू, जब आपने एक बार टॉपिक डिसाइड कर लिया तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मीन्स किसे आपने जो भी टॉपिक लिया है उसमें आपसे पहले किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि आप भगवान की खोज पे काम करने जा रहे हैं कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। अब आप पहले व्यक्ति तो है नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे लोगों ने ये रिसर्च किया होगा कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। तो उन सारे धर्म ग्रंथों के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि किस धर्म ग्रंथ में क्या क्या चीजें हैं, उनको आप पढ़ेंगे और उनमें मेन मेन बातें क्या समझाई गई हैं आप लिखेंगे। यदि आपने किसी एनिमल के बारे में आप कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका बिहेवियर हम ले लेते हैं, तो उस एनिमल के बारे में किस किस ने क्या क्या इसके पहले, आपके पहले ये काम किया है, ईयर वाइज आप उसको मेंशन करेंगे और उनमें किस हेडिंग पे काम किया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन आपसे पहले उससे रिलेटेड काम उस टॉपिक पे किया है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग आता है कि अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट वर्क। आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। यहां पर अब आप पॉइंट वाइज समझाएंगे कि आप क्या क्या उस
पर्टिकुलर रिसर्च वर्क में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में हर कुछ आप थोड़े ही समय में नहीं जान पाएंगे। एक छोटी सी एरिया सेलेक्ट करते हैं कि आप उसमें क्या क्या देखने जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं। जैसे फिश का रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। रिप्रोडक्शन में आप हार्मोन का रोल देखना चाहते हैं, या उसका बिहेवियरल स्टडी पैटर्न करना चाहते हैं, उसका सीजनल पैटर्न देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ बर्थ चेक करना चाहते हैं, या उसका प्रेगनेंसी पीरियड देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिप्रोडक्शन में टॉपिक्स हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपको यह तय करना होगा कि कौन सी वो स्पेसिफिक एरिया है जिसके बारे में आप काम करने जा रहे हैं अपना। अब एक बार आपने वो काम तय कर लिया तो अब आपकी रिक्वायरमेंट शुरू होती हैं कि आपको क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सा तरीका अपनाएंगे उस काम को करने के लिए। सपोज आप सर्वे वर्क करने जा रहे हो, तो सपोज सर्वे वर्क करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी ज़रूरत होगी। हो सकता है आपको वहाँ फोटोग्राफ्स की ज़रूरत हो, वीडियोग्राफ्स की ज़रूरत हो, तो आपको एक फोटोग्राफिक कैमरा चाहिए या वीडियोग्राफिक कैमरा चाहिए। यदि आप साइंस में काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है, यदि बायोकेमिकल वर्क है तो आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिसमें कि वो एनालिसिस करेंगे, केमिकल्स चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और उसमें भी कौन सा मेथड आप अपनाएंगे किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। मेथोडोलॉजी जनरली वर्ड आर्ट्स के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और मटेरियल और मेथड जनरली साइंस के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। अब जब आपने मटेरियल मेथड देख लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे उस दौरान। ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करेंगे आप कि आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप यदि सपोज आप टाइट्रेशन ही कर रहे हैं तो जैसे एक टेबल बनाएंगे, उसमें जब जब आप टाइट्रेशन जितने सैंपल्स ले रहे हैं उसके बारे में क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रीडिंग आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। यदि आप सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उस दौरान आपके हो रहे हैं, वो सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे। अब जब ये काम हो गया तो फाइनली आप आएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका परिणाम क्या है, यानी कि जो भी आपने काम किया उसमें आप किस रिजल्ट पर पहुंचे। नेक्स्ट चीज आती है डिस्कशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इस डिस्कशन में आपने जो कुछ भी आपने अपने रिसर्च के दौरान देखा, पाया, जिस भी रिजल्ट पे पहुंचे, अब आप उसको कोरिलेट करते हैं जो लिटरेचर सर्वे में आपके पहले जो डिफरेंट वर्क हुए हैं उससे कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन मीन्स कि और लोग जो इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे वो क्या पा रहे थे और आपने क्या पाया, क्या दोनों वो चीजें सेम है या दोनों में अलग है। कुछ उत्तर, यदि रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है तो वो वेरिएशन क्यों है। वो हो सकता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन वो हो सकता है कि सोसाइटी में डिफरेंस की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है कि केमिकल जो आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसमें डिस्कशन के दौरान आपको ये निश्चित करना होगा कि ये रिजल्ट में वेरिएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और यदि सेम रिजल्ट है तो वो क्यों ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट थिंग आता है कंक्लूजन। जब आपने रिजल्ट को डिस्कस कर लिया, दूसरे वर्क से कोरिलेट कर लिया, तो अब आप ये बताएंगे कि आपने कंक्लूड क्या किया, कि आपका काम सही है या दूसरों का काम सही है, या वो उस काम की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फर्दर क्या यूज हो सकता है, या आपके काम में कोई कमी रह गई है तो आप फर्दर स्टडी के लिए कैसे जा सकते हैं, क्या और कर सकते हैं कि वो वर्क और ज्यादा ऑथेंटिक हो सके। जब ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली तो अब आपका फिर से आता है कि आपने जो लिटरेचर सर्वे किया था या जो डिस्कशन में जो भी नाम आपने लिए हैं उन सबको फिर धन्यवाद देने का कि हमने क्या चीजें कहाँ से ली और कैसे कोरिलेट कराया। तो इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी आपने बुक्स कंसल्ट करी है तो आप बुक्स का नाम, उसके ऑथर का नाम लिखेंगे। यदि आपने कोई जर्नल कंसल्ट किया है तो जर्नल
उसका नाम और उसके ऑथर का नाम लिखना है, किस पेज पे दिया है, ये चीजें आप डिस्कस करेंगे। किस ईयर में वो वर्क पब्लिश किया था, ये वर्क किया है। कोई साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं तो उस वो मेथड आपने कहाँ से लिया, कौन स्टैंडर्डाइज किया था उस टेक्निक को, या किसी और दूसरी चीज का हेल्प लिए हो तो उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस में वो सारी बातें लिखेंगे, जो भी चीजें आपने थीसिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपने मेंशन करी हैं और कहीं और से लिया है। तो अब इस दौरान बहुत सारे आपके फिगर्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे या ग्राफ आपके होंगे। रिजल्ट के ऊपर ग्राफ बनाए होंगे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ग्राफ बनाए होंगे, यदि सर्वे वर्क कर रहे हैं तो फोटोग्राफ्स लिए होंगे, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स होंगे, फिगर्स ड्रा किए होंगे। तो इन फिगर्स को, फोटोग्राफ्स को या ग्राफ को, तो जहां जहां आपने पीछे पेज में जो मेंशन किए हैं वहां पे आप अटैच करेंगे, लेकिन उसकी एक लिस्ट लास्ट में आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिसर्टेशन वर्क में एक उसकी लिस्ट आप लास्ट पेजेस में दे देंगे बिब्लियोग्राफी के बाद। तो इस तरीके से ये कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको रिपोर्ट को में दिखाना होगा, और ये है वो ऑर्डर जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेन पॉइंट्स ऑफ डिसर्टेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सबसे पहला चीज है कवर, उसके बाद उसके नीचे, ठीक कवर के नीचे कवर पेज होना चाहिए, फिर सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट होना चाहिए, फिर सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मीन्स धन्यवाद देंगे आप जिनकी मदद ली है आपने, कंटेंट या इंडेक्स होना चाहिए, किस पेज पे क्या चीजें किस ऑर्डर में लगा रखी है आपने, फिर आपके वर्क का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू यानी कि जो जो भी आपके पहले जिन्होंने भी वर्क किया है उसको आप वर्क को पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव, आपके वर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम ऑफ द प्रेजेंट वर्क क्या है, क्या क्या मटेरियल और कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप उस दौरान ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आपने लिए, क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस रहे, फिर रिजल्ट पे आप आएंगे, कैलकुलेशंस वगैरह कुछ है तो उसको करेंगे। फिर डिस्कशन मीन्स इसमें जो रिजल्ट आया और जो आपने लिटरेचर सर्वे किया है उन दोनों के बीच आप अपने वर्क को कहाँ बैठाते हैं, उस रिजल्ट को आप डिस्कस करेंगे। फिर कंक्लूजन, फाइनली आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, फर्दर कोई और उसमें वर्क की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, जिन जिन बुक्स की जिन जिन चीज़ों की आपने मदद ली यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर फिगर, फोटोग्राफ और ग्राफ का एक लिस्ट लास्ट में आप अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेन 18 पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर कितने पेज का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आप इससे देखेंगे कि 40-50 पेज की रिपोर्ट तो अपने आप तैयार हो जाएगी। यदि आप सब पे 2-2 पेज भी लिखें, इंट्रोडक्शन पे, लिटरेचर रिव्यू पे, अब 2-2 पेज बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में 40 पेज का अपने आप आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिसर्टेशन वर्क तैयार हो जाएगा। तो 40-50 पेज पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी सी आपको इसकी मेहनत है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको कि यदि आप अपना वर्क करेंगे तो जब आपसे काम के बारे में पूछा जाएगा तो आप काफ़ी बोल्डली आप अपने काम को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और यदि आपका वो अपना काम नहीं है तो कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी एग्जामिनर बहुत आराम से आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने ये कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ से कैसे किया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा ही वर्क हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 पेज या 100 पेज का वर्क हो, वो 10 पेज का भी वर्क हो, लेकिन आपका अपना होगा तो उस पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसकी कोई नंबर ऑफ पेजेस का कोई मतलब नहीं है, डिस्कस जो कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन यदि वो आपका वर्क अच्छा है, ओरिजिनल वर्क है, आपके द्वारा किया गया है, उसमें कुछ नई आइडिया, कुछ नई चीज़ें देखी जा रही हैं, पाई जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करें, और इस ऑर्डर का जरूर ध्यान में रखें ताकि एक पेजेस खोलने के बाद चीजें अपने आप ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई दे कि इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, इस पेज को खोलेंगे तो वहाँ मिलेगा। थैंक यू।